कंसेप्ट का क्वेश्चन, हार्ड कहाँ है, कंसेप्ट है, क्लास नहीं कीजिएगा तो हार्ड लगेगा ही। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई? तो अधिकतम सीमा जो तय की गई थी वह 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। और 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो किया गया था, उस समय मंत्रिपरिषद का आकार कितना प्रतिशत अधिकतम कर दिया गया? 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, बताए थे ना। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद का अधिकतम सीमा 15% दिया गया। ऐसा क्यों प्रावधान के जोड़ा गया? क्योंकि 2003 से पहले ऐसा कोई निश्चित सीमा नहीं था कि जब सरकार सत्ता में आएगा तो कितना वह मंत्री बनाएंगे। तो कभी कभी कंडीशन में होता क्या था, तो किसी एक पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तो दूसरे लोगों को लालच देकर अपने पार्टी में तो बना ही लेता था मंत्री, और दूसरे पार्टी के जो है लालच देकर कि हम आपको मंत्री बनाएंगे, ये बनाएंगे, उसको जो है अपने साथ शामिल कर लेता था। इस समय ऐसे क्या होता था कि सरकार को गठजोड़ करने में, बनाने में उसको काफ़ी सुविधा होती थी। इस कारण से 91 संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया कि 15% से किसी भी हालत में अधिक नहीं होगा। 66वां संशोधन 2002 में किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, और शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, अनुच्छेद के 21A में जोड़ा गया। दूसरा क्या है, नौकरशाही को क्या कहा जाता है? नौकरशाही को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाएगा। ये सरकार की सेवा में काम आता है, और सरकार के बदलने में भी ये, सरकार के जब बदल जाते हैं तो इसके बावजूद भी ये बना रहता है अस्थायी। जैसे कि मान लीजिए कि डीएम हो गया, ये एसपी हो गया, ये सब क्या करेंगे, सरकार के द्वारा जो नीतियां लाया जाता है उसके नीतियों को लागू करने में उसको सहयोग करते हैं। तो कार्यपालिका 2 प्रकार के होगा, एक अस्थायी, एक होगा अस्थायी। जो वहां पर संसद में बैठे होंगे वो अस्थायी कार्यपालिका कहलाएगा, और जो खास करके जो जॉब करता है जैसे जिला पदाधिकारी, ये सब क्या है, ये अस्थायी कार्यपालिका है। सरकार बदल जाने के बावजूद भी ये कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे, सरकार के नीतियों को लागू करने में ये मदद करेंगे। तो नौकरशाही मतलब जो नौकरी करता है उसको क्या कहा जाता है? अस्थायी कार्यपालिका। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का है कि नहीं। इसी पर हमेशा ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह सेम है। सिर्फ उपराष्ट्रपति में अंतर इस बात की होती है कि उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य वहां पर भाग नहीं लेते हैं। वहां पर निर्वाचित लेते थे राष्ट्रपति में, यहाँ पर और सभी भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये सरकार में इसका स्थान सर्वोपरि होता है। प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि होता है। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री के मृत्यु के बाद या प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है, अपने आप भंग हो जाता है कि नहीं। तो वास्तविक कार्यपालिका जो होगा वह क्या होगा? प्रधानमंत्री, है कि नहीं। और प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच, ये एक प्रकार के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच ये एक कड़ी है। तो प्रधानमंत्री आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? दोहरी शासन। संघीय शासन व्यवस्था में एक तरफ केंद्र चलाएंगे, दूसरी तरफ राज्य चलाएगा। केंद्र राष्ट्रीय महत्व का विषय देखेगा और राज्य स्थानीय महत्व को देखेगा, है कि नहीं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? दोहरी शासन प्रणाली, है कि नहीं। इसके अंतर्गत जो है केंद्र जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय को देखेंगे और राज्य स्थानीय महत्व को देखेंगे। अगला क्वेश्चन, विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, सही बात। इस कथन का क्या तात्पर्य है? समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति और परंपराएं होती है, इसी को तो विविधता कहते हैं।
भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? एकता और अखंडता को बनाए रखना। एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो एकता में जो विविधता है उसको बनाए रखना ही क्या है? भारत में संघीय शासन का व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि नहीं? अगला है, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो हमेशा ध्यान देंगे 1688 में यूरोप में यानी कि गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। और गौरवपूर्ण क्रांति के बाद पूरे विश्व में पहली बार जो है राजनीतिक दल का नींव पड़ता है। और इस प्रकार से ब्रिटेन में ये नींव पड़ता है। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद जो है पहली बार जो है यहाँ पर राजनीतिक दल का उत्पत्ति होता है। तो वह कहाँ पे होगा? ब्रिटेन में होगा। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन से होंगे? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति। विधायिका मतलब जो विधायिका जब कहे तो सुनिएगा, विधायिका जब कहते हैं तो विधायिका का मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो विधि बनाने की प्रक्रिया में जो भाग लेंगे वही होगा विधायिका। होगा कि नहीं? तो जितने भी कार्यपालिका होंगे वह विधायिका संसद के प्रति जिम्मेदार होगा। होगा कि नहीं? और साथ ही साथ जो है विधायिका, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, और विधायिका किसके प्रति जिम्मेदार होगा? न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार होगा। क्योंकि किसी भी देश में एक सफल डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना चाहिए। और हमारे भारत के संविधान में इतनी बात खूबसूरत के तरीका से रखा गया है कि हमारे भारत के संविधान में न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रख दिया गया है। और जितनी भी हमारे देश में जो विधायिका है वह न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है कि नहीं? तो आंसर होगा 9 का बी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना जहां पर होती है तो कहीं कहीं पर राष्ट्रीय महत्व से भी ज्यादा अपने आप को महत्व दे देता है। जैसे आप जाएंगे, कोई ऐसे राज्य है, कोई ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भाषा कुछ अलग अलग प्रकार के बोलते हैं। जैसे कि आप तेलुगु में जाएंगे, वहां पर आप तेलुगु, तमिलनाडु या कुछ ऐसे भाषा जाएंगे, वहां पर बिल्कुल बहुत कम ऐसे जो गांव के जो लोग तेलुगु होते वह हिंदी तो नहीं जानेगा, इंग्लिश भी नहीं जानेगा, कोई भी भाषा नहीं, बिल्कुल तेलुगु जानेगा। और वैसे लोग क्या होता है कि राष्ट्रीय महत्व से ज्यादा अपने क्षेत्र के महत्व को ज्यादा दे देता है। तो इस स्थिति में अलगाववाद उत्पन्न हो जाता है कि नहीं? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। यानी कि जहां पर व्यक्ति अपनी क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्रीय महत्व से ज्यादा तरजीह दे देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था? यूरोप में जब पुनर्जागरण की प्रारंभ था तो उस समय एक बीज की भावनाएं लोगों के अंदर चल चुका था। वह क्या था? राष्ट्रवाद। और वह राष्ट्रवाद जो है खास करके 1789 का जो फ्रांस की क्रांति हुआ, तो उस फ्रांस के क्रांति में बिल्कुल उभर कर सामने आ गया राष्ट्रवाद, है कि नहीं? पहले पुनर्जागरण की बात चल रही थी, जागना है, हम पुरातन व्यवस्था से निकलकर हम कुछ आधुनिकता की ओर जाएंगे, पाश्चात्य की ओर जाएंगे, हम पुरातन रूढ़िवादी कट्टरवादी विचार से निकलकर हम कुछ जो है मॉडरेट, अपने आप को डायनामिक बनने की कोशिश करेंगे। पहले इस बात पर बल दिया जाने लगा। जब पुरातन में कई प्रकार के शोषण जब होने लगा तो लोग इस व्यवस्था को छोड़कर अपने आप को डायनामिक बनने की कोशिश किया। तो यहां पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन कौन सा था? 11 था। तो किस भावना को बीजारोपण में यूरोप में पुनर्जागरण के काल से हो चुकी थी? तो राष्ट्रवाद हो चुका था। ये 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के उभर जाने के बाद ये बिल्कुल सामने आ गया था राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है क्या, कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की? कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की? तो साम्यवाद का, कई बार क्लास में बोले हैं, जो वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज को स्थापित करना चाहता है। ऐसे समाज को स्थापित करना चाहता है जहां पर
जहां पर खास करके सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित हो, है कि नहीं। उत्पादन का जो साधन होगा, उत्पादन के जो साधन होंगे उस साधन पर जो है सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करना चाहता है। मैंने बताया था कि जितनी उत्पादन होगी उस उत्पादन को कोई एक व्यक्ति अमीर नहीं होगा, इस संपत्ति को हर लोगों के बीच बांट देना चाहिए। ये मार्क्सवादी का थ्योरी था, कोई गरीब नहीं रहेगा। तो कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की? तो साम्यवाद का, जो वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने की बात करता है और उत्पादनों की साधन पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात करता है वह। अगला क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य, यानी कि उस समय खास करके श्रमिकों को, जो श्रमिक होते थे, जैसे कि रूस में देखेंगे तो रूस में जो जमींदार होता था वह किसानों का, जो कृषक होते थे उसके मालिक हुआ करता था। वह उसको बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाता था और बहुत काम करवाता था और इसके बदले में बहुत कम मजदूरी दिया करता था। जब किसी एक वर्ग के द्वारा शोषण होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ आक्रोश उठेगा और ये पूरे विश्व के स्तर पर उठने लगा। इसीलिए तो कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी का थ्योरी दिया कि वर्ग का संघर्ष हो रहा है, एक पूंजीवादी वर्ग है और एक श्रमिक लोग है। यही बात पर दिया कि इसीलिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक श्रमिक संघ बनता है। श्रमिक मतलब मजदूर, काम करने वाले। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना पहली बार 1864 में होता है, जिसका विस्तार 1919 में किया जाता है और इसकी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनता है। तो पहला अंतरराष्ट्रीय संघ का उद्देश्य था विभिन्न देशों में श्रमिकों को एकजुट करना, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? वही बात, श्रमिक संघ के जो समाजवादी और मार्क्सवाद को जो है सिद्धांत पर आधारित था, मार्क्सवाद और समाजवाद। अगला क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे, 39-40 तक क्वेश्चन करके व्याख्या, उसके बाद अपन समझ लीजिएगा। जो मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था उसको हम कर रहे हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने किया था। ये बोल्शेविक क्रांति क्या है? ये एक वामपंथी समाजवादी गुट है, वामपंथी समाजवादी गुट है। और इस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था, जिसने 1917 में रूस के सत्ता पर अपने आप को कब्जा बना लिया। लेनिन ने 1917 में रूस पर जो है अपना कब्जा बना लिया, है कि नहीं। उस समय तो पूरे विश्व में शक्तिशाली के रूप में रूस और इधर अमेरिका चल रहा था और अमेरिका से भी पहले रूस चल रहा था। इसीलिए तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। रूस जो है ऑटोमन साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था, जिसके कारण से इसके खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस, सर्डिनिया ने मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध कर दिया था और रूस के प्रभाव को कम कर दिया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे, है कि नहीं। इसकी स्थिति काफी दयनीय था, इसकी स्थिति बहुत दयनीय था। इनसे काफी अधिक काम लिया जाता था और इसके बदले में बहुत कम मजदूरी दिया जाता था। इसे किसी प्रकार के कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। वह सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई संगठन बना के इसका कोई विरोध करेगा या हड़ताल करेगा, ऐसा कोई अधिकार इसको नहीं था, श्रमिक को, है कि नहीं। इसीलिए जो है मार्क्स के द्वारा जो है संघर्ष, मार्क्सवाद के द्वारा जो है ये वर्ग आधार पर जो है संघर्ष किया गया था। तो 16 का होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया? रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच। रूस ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए जब वह आगे बढ़ा, इनकी जो महत्वाकांक्षा था, अभी ऑटोमन साम्राज्य को वह क्षेत्र का कब्जा नहीं किया, उसके अंदर में महत्वाकांक्षा था कि हम ऑटोमन साम्राज्य को जो है कब्जा कर लेंगे। तो इसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन साम्राज्य को साथ दे दिया और युद्ध लड़ा और उसके बाद रूस को जो है उसके प्रभाव को कम कर दिया, है कि नहीं। तो आंसर होगा 17 का सी। शीत युद्ध किसके कारण था? एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका
और एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए जर्मनी, इटली, आप जापान की बात करिए, पंगु हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में। तो शक्तिशाली के रूप में बच गया कौन? मित्र राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में ही अंदर से युद्ध चलने लगा, हम तुमसे ज्यादा वीर तो हम तुमसे ज्यादा वीर, है कि नहीं। इसमें अमेरिका कहा कि हम तुमसे ज्यादा है, रूस कहा हम तुमसे ज्यादा है। तो रूस और अमेरिका के कारण से ये शीत युद्ध चला। रूस में चलता था साम्यवादी और अमेरिका में चलता था समाजवादी, पूंजीवादी। अमेरिका में चलता था पूंजीवादी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? पूंजीवादी और साम्यवाद की वैचारिक टकराव, इसके बीच जो मतभेद था इसके कारण। रूस में साम्यवादी चलता था और अमेरिका में पूंजीवादी, है कि नहीं। अभी तक ये दोनों पूरे विश्व में अंदर से शीत युद्ध कर ही रहा है कि नहीं। ये कहता है पूरा विश्व का हीरो हम है, ये कहता है पूरा विश्व का हीरो है ये। तुम जिधर जाएगा उधर हम नहीं जाएंगे, ऐसा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेनिन मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार था? लेनिन की 1924 में मृत्यु हो जाता है और उसके बाद इसके उत्तराधिकारी का दावेदार बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। इसमें उत्तराधिकारी का खास करके मुख्य रूप से जो दावेदार था वह लियोन ट्रॉट्स्की था और जोसेफ स्टालिन था, जिसमें स्टालिन की जीत हुआ था और स्टालिन बना था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लियोन ट्रॉट्स्की। उन्होंने बोल्शेविक क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। लियोन ट्रॉट्स्की ने बोल्शेविक क्रांति के बाद उसने कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना यही किया था। पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? मध्य स्तर होगा या दूसरा स्तर कह सकते हैं। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के जो बीच का जो कड़ी होता है वह पंचायत समिति होता है। ग्राम स्तर पर मुखिया और पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, मतलब प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और उसके बाद जो है जिला स्तर पर जिला परिषद होगा कि नहीं। दोनों के बीच के जो कड़ी होगा पंचायत समिति होगा। 5000 आबादी पर बिहार में एक पंचायत समिति का सदस्य होना चाहिए। 5000 आबादी पर 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति का सदस्य होना चाहिए। बिहार में ऐसा नियम है। अगला है तो मध्यस्तर हो गया। बिहार में नगरों एवं कस्बों का स्थानीय शासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मनुस्मृति और महाभारत में। संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? बिहार में। जयप्रकाश नयन द्वारा 1974 में, और ये छात्र और युवा द्वारा शुरुआत किया गया था, छात्र और युवा द्वारा। बिहार में निम्नलिखित में किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, है कि नहीं। बिहार के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धर्म और दर्शन शास्त्र, ये दार्शनिक आचार्य थे, ये बिहार सरकार द्वारा जाता है। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरुआत हुआ? पटना में हुआ। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरुआत हुआ था? तो 1203 में हुआ। कहां पे हुआ था? 1203 में, जब बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में नालंदा और बिहार पर आक्रमण किया और बौद्ध के कई प्रकार के शिक्षण संस्थान को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी 1203 में ये बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा और बिहार पर आक्रमण करके बौद्ध के कई प्रकार के शिक्षण संस्थान को नष्ट कर दिया और इसी के साथ बिहार में तुर्क का राज स्थापित हो गया। इसी के साथ बिहार में तुर्क का राज स्थापित हुआ। तो 1203 बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरुआत हुआ? तो 1203 में। अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जब ध्यान देंगे भारत में कोई भी अगर कंपनी का मालिक है, जब किसी वस्तु को उत्पादन करना चाहता है तो जिस समय उत्पादन करेगा उसी समय भारत सरकार के द्वारा उस पर ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगा दिया जाता है। और उत्पादक जो होंगे, कंपनी का मालिक जो उत्पादक होंगे, वह उत्पादक यह जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है किससे वसूलेंगे? उपभोक्ता से।
जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी प्रकार का सामान खरीदते हैं, तो आपने तो सामान नहीं बनाया, सामान ने तो किसी और ने बनाया अपनी कंपनी में, तो उस कंपनी पर सरकार ने टैक्स लगाया, इतना टैक्स लेंगे। और वह कंपनी के जो ऑनर है वह किससे टैक्स लेता है? हम और आपसे लेता है। तो ये टैक्स कहाँ पे जाता है? सरकार के पास। तो सरकार के पास प्रत्यक्ष गया कि अप्रत्यक्ष गया? अप्रत्यक्ष गया। डायरेक्ट हम सरकार को तो टैक्स नहीं देते हैं, हम इनके माध्यम से सरकार को टैक्स देते हैं, तो अप्रत्यक्ष हो गया। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर है कि नहीं? अप्रत्यक्ष कर होगा, अप्रत्यक्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किस बैंक से विलय से हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 80% निजी था और 20% सरकारी था। ये बी आंसर होगा। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को 1921 में विलय किया गया था और विलय करके इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, है कि नहीं? बाद में वही जाकर जो है और इस बैंक का विस्तार रूप लेता है, जो कि खास करके स्टेट बैंक के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजना के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? नाबार्ड का। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन समिति की सिफारिश पर, वाकई नहीं? 12 जुलाई 1982। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? इंसानों में निवेश। मानव पूंजी क्या होता है? आर्थिक विकास का पूंजी। आप पूंजी है तो पूंजी क्या होगा? पैसा बैंक में जमा कीजिएगा तब आप पूंजी बनिएगा। आपको शिक्षा चाहिए और आपको स्वास्थ्य चाहिए। मानव के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिक चीज है, आपको भोजन कपड़ा रोटी मिल जाता है, तो उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा और स्वास्थ्य, है कि नहीं? उसके बाद आप कोई भौतिक सुविधा लेंगे, 4 चक्का पे चढ़ना है, बड़ा गाड़ी पे चढ़ना है, उस सब के बाद चढ़ना है, पहले शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। शिक्षा रहेगा ही नहीं और आराम से 5 लाख की गाड़ी पे चल रहे, देखने में क्या खराब लगेगा कि नहीं? पढ़ा लिखा आदमी देखेगा ये कितना बेकार लग रहा है, गाड़ी को भी खराब कर दिया, ये गाड़ी की क्वालिटी खराब हो गया इसके चढ़ने से। कोई गांजा पीने वाला 1.5 लाख की गाड़ी पर चलेगा, देखेंगे गाड़ी का क्वालिटी खराब हो गया, है कि नहीं? तो इसके लिए शिक्षा चाहिए ना। मानव पूंजी से अभिप्राय क्या हुआ? आर्थिक विकास की पूंजी, इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य आदि, यही होगा आंसर। निम्नलिखित में खदान का स्रोत क्या है? खदान का मतलब जिस चीज को हम खाते हैं, और खाने वाला चीज हमको क्या क्या चीज से मिलेगा? तो गहन खेती करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे। खाने के लिए आप खाद भी मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं, इतना ही दूर में जो है मतलब का नहीं कहा जाता है, एक ही कटा में जो है हम 3 क्विंटल धान उपजा लिए और उनको जो है 50 केजी भी नहीं हुआ, 50 केजी भी नहीं हुआ। तो उसने क्योंकि खाद नहीं दिया था, अन्य प्रकार के यूरिया, अपना खेत को पोषक तत्व को बचा कर रखा, और इसने पोषक तत्व को मर जाए कोई मंजूर नहीं, हमें तो खाना मिलना चाहिए पेट में। तो उसने गहन खेती किया, कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर दिया, उसको कहते हैं गहन खेती। तो गहन खेती से खदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आयात से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आयात यानी कि जब किसी सामान को हम बाहर से मंगाते हैं, हमारे यहाँ जिस चीज का उत्पादन नहीं होगा तो हम कहीं से मंगाएंगे तो उसको आयात कहेंगे। तो ये भी खदान के लिए स्रोत है। और भंडारण नीति, भाई अभी रख लो, अभी रोदी हो चुका है, इस बार बारिश नहीं हो रहा है, इस बार हमारे यहाँ चावल नहीं होगा, जो पुराना चावल है इसको भंडार करके रख लो, है कि नहीं? तो क्या वो भी क्या है? खदान का होगा कि नहीं? तो तीनों होगा आंसर इनमें से सभी। प्रायद्वीपीय भारत के पठार किस प्रकार के भू आकृति का स्वरूप है? प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का पठार जो है, ये इसको दक्कन का पठार कहा जाता है। ये प्राचीन कठोर शील चट्टान से बना है। पूरे विश्व पहले एक, पूरा विश्व जो देखेंगे ये एक प्रकार के एक था जिसको कहा जाता था पेंजिया। पूरा विश्व जो है देख रहे हैं ना, पहले एक था, उसको कहा जाता था पेंजिया। पेंजिया के जो उत्तर होता था उसको कहा जाता था आगरा लैंड, और दक्षिण जो होता था इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। पृथ्वी में हलचल हुआ, ये 2 भाग में टूट गया, बीच में बन गया टेथिस सागर। अब गुरुत्वाकर्षण के कारण से आगरा लैंड इधर आने लगा और गोंडवाना लैंड इधर आने लगा, फिर से टूटा
तो दक्षिण अफ्रीका जो पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट है और टूटा तो इसमें से कुछ टुकड़ा निकल के ये ऊपर खिसकने लगा और ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाने लगा और इधर से आगरा लैंड, इधर से गोंडवाना लैंड, बीच में 33 सागर का मालवा दोनों तरफ से दाब दिया, बीच में बन गया हिमालय। भाई दोनों तरफ से दाब देंगे तो बीच में ऐसे उठ जाएगा ना, तो क्या बन गया, बलित पर्वत बन गया कि नहीं। तो इस हिमालय के जो दक्षिण तरफ है वह सब के सब काले लोग हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के था, गोंडवाना लैंड से टूट के निकला है कि नहीं, समझ रहे बात को। तो दक्षिण भारत में आप जितने लोग देंगे, काला कारण क्या है, यही बात है कि इसका जो प्राचीन भूखंड है वह दक्षिण भारत का गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये टूट के निकला है। इसके जो प्रजाति है ये दक्षिण अफ्रीका के प्रजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हाँ बिल्कुल अभी भी होगा, क्योंकि जीन भी वही है। और दूसरा बात, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नजदीक में है, भूमध्य रेखा के नजदीक में है, ताप ज्यादा मिलेगा, धूप में निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है। चलिए यहां तक बता देते हैं, उसके बाद आप लोग का सभी का आंसर मिला हुआ है ना। एक बार सभी लोग मिला के घर से, और आप लोग कल OMR लेकर क्लास में आएंगे, ठीक है। कल का OMR हम जमा ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि घर पे बेईमानी किए हैं कि काट खोट करके किए हैं कि नहीं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 35 क्या कितना था, ये हो गया 33 प्राचीन पर कठोर शैलीशील चट्टानों से बना है। 34 का सिंध गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है, जलोढ़ मैदान। कौन सा मैदान होगा, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मिट्टी ये विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, पूरे भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र से जो नदी से निकलेगा वह उससे जो मिट्टी बिछाएगा मैदानी क्षेत्र में, उससे जलोढ़ मैदान कहेंगे। सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में कौन सी घाटी स्थित है, 35 बोले नहीं, अच्छा। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार होगा, मालवा का पठार। मालवा के पठार से ही चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी बहता है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में कौन सी घाटी स्थित है, ताप्ती घाटी। कौन सा होगा, ताप्ती घाटी। नर्मदा और ताप्ती जो है ये नदियों के भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और भारत के सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा होगा, प्रायद्वीपीय पठार होगा कि नहीं। प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक महाद्वीप था जिसे क्या कहा जाता था, पेंजिया। क्या कहा जाता था। आज इतना ही रहने दीजिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, आंसर को। कल सभी लोग OMR चेक कर हमें दे देंगे। हाँ अब ये चेक करवा दे। अजय वो ABC बोलो यहाँ से आंसर ABCD करके। 40 से 40 से कहियो ABC 38।